तो इजरायल की इंडिगो आज युद्ध कैसे बदल देगी, इंडिगो के बारे में होगी तमाम जानकारियां आपके सामने। चर्चा करूंगी मेरे सहयोगी सुमित चौधरी, डिफेंस एडिटर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और दो खास मेहमान, फॉरेन एक्सपर्ट सौरभ संजय भारद्वाज सर और एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एनालिसिस इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट जानकारी के साथ होगा एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इजरायल के अशदोद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इजरायल पर हमास ने कैसे बड़े हमले को दिया है अंजाम। तस्वीर आपके सामने होगी क्योंकि हमास के हमले की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इजरायल के अशदोद पर हमास ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, बीच सड़क पर हमास की ये मिसाइल। मिसाइल की चपेट में कार आई, हमले में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सड़क पर चल रही कार और डैश कैम में कैद हुए हादसे की ये तस्वीरें आपके सामने। तो रोजाना इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ हो चुका है कि इजरायल हमास युद्ध नए दौर में अब पहुंच गया है। और इस दौर में सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों का रोल भी अब बढ़ चुका है। शायद इसलिए इजरायल ने अब तैयार की है एक ऐसी गुप्त सेना जो हमास पर ताबड़तोड़ अटैक के लिए तैयार है। इजरायल की यह तैयारी इसलिए भी है क्योंकि उसे खतरा सिर्फ हमास से नहीं बल्कि यमन और तुर्की से भी अब बढ़ता जा रहा है। यमन का हुती गुट मिसाइल से कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी इजरायल के खिलाफ यलगार का ऐलान कर दिया है। हम आपको मध्य पूर्व में बढ़ रहे संघर्ष की साफ तस्वीरें दिखाएंगे, आपको बताएंगे इजरायल हमास की जंग सिर्फ क्षेत्रीय जंग नहीं बल्कि ये जंग महायुद्ध का रूप लेती हुई नजर आ रही है। इस बारे में और डिटेल जानकारियां आपके सामने होंगी। उससे पहले युद्ध भूमि से आ रही 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां गाजा के जबालिया कैंप पर हमले को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई। जबालिया कैंप पर आईडीएफ का यह हवाई हमला देखिए। المخيم جباليا طبعا هذه المنطقة بالقرب من مفترق طرابلس। इजरायल के हमले से कैंप में भारी तबाही मची हुई है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। खबर यह है कि कैंप के पास मौजूद सुरंग पर हवाई हमले को अंजाम दिया गया। हवाई हमले में सुरंग पूरी तरह तबाह हो गई, इसलिए एक बड़ा सा गड्ढा आपको नजर आ रहा है जहां लोग भी अपनों को तलाश रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इसमें है। हालांकि पश्चिमी जबालिया में हमास के अड्डों पर जो खुलासा हुआ है उसको लेकर जानकारी आपके सामने। आईडीएफ ने हमास के अड्डों का ये मैप जारी किया है और मैप में हमास के ठिकानों की पूरी डिटेल्स सामने रख दी गई हैं, क्योंकि हमास के खुफिया सेंटर से लेकर हथियारों के उत्पादन की एक एक डिटेल इस मैप के जरिए सामने आ रही है। आपको बता दें, हमास के अड्डों पर आईडीएफ ने कई बड़े दावे किए हैं और हमास के अड्डों का खात्मा करने की जो बात आईडीएफ कह रहा है, हमलों को किस तरीके से और किन लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है, इस मैप के जरिए भी ये जानकारी सामने आई है। हालांकि जेनिन में इजरायल सेना ने कैसे अब भीषण तबाही मचाई, एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि यहां टनल में रखा गोला बारूद खाक हो गया। हमले में टनल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। तबाह सुरंग की तस्वीरें आपके सामने। और अब एक ऐसी खबर जो इजरायल के मिशन हमास से जुड़ी हुई है, और हमास के खात्मे के लिए इजरायल ने एक एलीट फोर्स बनाई है जिसे इंडिगो नाम दिया गया है। आज इसी एलीट फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, जहां हमास के खिलाफ इजरायल की यह सबसे बड़ी तैयारी है। और इजरायली सेना ने इस स्पेशल फोर्स का गठन ऐसे समय में किया है जहां लगातार बढ़ रहे ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत एक बड़ी जिम्मेदारी इस एलीट फोर्स को भी दी जा रही है। हालांकि इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी उस एलीट फोर्स के सदस्यों के बारे में, उस एलीट फोर्स के मिशंस के बारे में कि आखिर कौन कौन सी जिम्मेदारियां ये निभाने वाले हैं और कैसे आने वाले वक्त में इन ऑपरेशंस को ये अंजाम देंगे। हालांकि हमास लड़ाकों का ढूंढ ढूंढ कर सफाया ये इंडिगो की तरफ से किया जाएगा। गाजा के बाहर भी हमास के खिलाफ एक्शन की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आई है। और उस बीच आपको यह भी बता दें कि अरबी न्यूज वेबसाइट अल अरबिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने रखी गई है कि किस तरीके से इंडिगो बनी है और ये कैसे काम करेगी। अरबी न्यूज पोर्टल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल ने ये एलीट फोर्स बनाई है और इसमें आपको बता दें मोसाद के साथ साथ शिन बेट होंगे।
इसके शीर्ष जासूस बड़ी भूमिका निभाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो माहिर है वो इस एलीट फोर्स इंडिगो का हिस्सा होंगे। गन फाइट में माहिर और शार्प शूटर्स इस एलीट फोर्स का हिस्सा होंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इस एलीट फोर्स इंडिगो को क्या जिम्मेदारियां मिल रही हैं, आखिर ये काम कैसे करेगी। इसकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, जो स्ट्रैटेजिक यूनिट है, जो कॉम्बैट यूनिट है, टारगेट का वो पता लगाने की कोशिश करेंगी। यहां तक कि इनपुट का विश्लेषण होगा और उसी आधार पर योजना को लेकर आगे होगा काम। हालांकि टारगेट का सफाया करने के लिए जिस तरीके से ये अपने मिशंस को अंजाम देंगे, इजराइल को इंडिगो की स्पेशल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर इसके मकसद को लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ करूंगी चर्चा। लेकिन इसका मकसद जानिए, हमास का खात्मा है और जाहिर सी बात है उद्देश्य है इजराइल की सुरक्षा। और इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी इस एलीट फोर्स इंडिगो की है। हालांकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस वक्त में यह सवाल भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए हमास के खात्मे की बात कही जा रही है, अब गाजा में शामिल हो चुकी है इजरायली फोर्स। ये काम कैसे करेंगे, गुप्त रूप से दुश्मन का सफाया करेंगे। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि युद्ध भूमि से ये लौटे हैं। इसलिए सुमित, सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में ही जानना चाहती हूं कि वहां के हालात को देखते हुए आखिर इजरायली फोर्स कौन कौन सी ऐसी एलीट फोर्सेस को ये जिम्मेदारियां दे रही हैं जो उस टनल से वाकिफ है। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2014 के बाद से आईडीएफ या मैं कहूं इजराइल की कोई फोर्स उन टनल्स तक नहीं पहुंच पाई थी। आज के हालात को देखते हुए इंडिगो की ये तैयारी कैसी? देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं सुरभि, इंडिगो का काम बिल्कुल अलग होगा रेगुलर ट्रूप से या फिर रेगुलर स्पेशल फोर्सेस से, बिल्कुल अलग होगा। और ये रेगुलर ट्रूप्स नहीं होंगे, दरअसल ये अपनी अपनी फील्ड के अंदर वो स्पेशलाइज लोग होंगे जिनको बाद में स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात ये भी मैं आपको बता दूं कि इनको स्मॉल टीम्स में रखा जाएगा, यानी 3 से 4 लोगों की टीम होगी जो मल्टीटास्कर होंगे, यानी सर्वेलेंस से लेकर इक्विपमेंट से लेकर फायरिंग से लेकर स्पेशल ऑपरेशन चलाने से ज़्यादा आप इंटेलिजेंस, ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग ये खुद कर सकेंगे। और अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन यूनिट्स का गठन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब इजराइल को ऐसा लगता है कि हमास के कई बड़े कमांडर्स, कई बड़े ऐसे कैडर्स जो हैं वो ऑलरेडी दूसरे देशों के अंदर शरणार्थी बनकर रह चुके होंगे, यानी ईरान जा चुके होंगे, यमन जा चुके होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ऑपरेशन चलाने हैं तो यही यूनिट देगी, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना, रेगुलर ट्रूप से मैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत इजीली लोकल पॉपुलेशन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। करना चाहूंगी क्योंकि मनीष, आप भी वहां पर मौजूद हैं। हम इस बारे में चर्चा करते थे जब हम सायरन मटकल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे ऑपरेट करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती है इस तरीके की एलीट फोर्सेस को लेकर। आज की हालात को देखते हुए इंडिगो का यह गठन कितना जरूरी हो चुका है, क्या क्या चैलेंजेस अभी तक सामने हैं? देखिए, एक बार आईडीएफ चीफ ने 3 दिन पहले ये कहा था कि हम अपने देश के जो सबसे श्रेष्ठ सोल्जर्स हैं उसको हमने गाजा पट्टी में भेजा है। और आज की तारीख में ग्राउंड पर जो मुझे दिख रहा है, जो टीम है, उस टीम को आप 3 कैटेगरी में बांट सकती हैं। एक है जो कि इन्फेंट्री का काम कर रही है, दूसरी है जो कि इंजीनियरिंग कामों में माहिर है, यानी कि जिनका इस्तेमाल टनल को आइडेंटिफाई करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, और जो तीसरी काम है वो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग की है, ताकि कहाँ पर हमें अटैक करना है, कहाँ, क्योंकि घनी आबादी वाले इलाके हैं। तो इस तरह से हमास को ख़त्म करने के लिए, हमास को टारगेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस इन्वॉल्व है उनको आप अलग अलग तरह का असाइनमेंट दे रहे हैं, अलग अलग तरह के उनके पास काम है, लेकिन पर्पस यही है कि हर हालत में आपको हमास को ख़त्म करना है, और वो भी कम कैजुअलिटी के साथ। लेकिन आप ये देखिए कि आईडीएफ ने ये नहीं कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि हमें भी इसमें नुकसान होगा, और हुआ भी है। बीते कुछ दिनों के ऑपरेशन में उन्हें 11 सैनिक अभी तक उन्होंने खोया है। उनके बयान को लेकर भी हंगामा हो रहा है, वो उनसे भी अब जवाब मांगा जा रहा है स्टेटमेंट को लेकर। ये जानना और समझना जरूरी है कि आज के हालात में ये काम कैसे करेगी, इसका काम क्या होगा, कैसे ऑपरेशंस को इंडिगो की ये एलीट फोर्स अंजाम देगी, कौन कौन से ऐसे 2 मुख्य तौर पर मिशन है जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंधकों का पता लगाना, और दूसरा हमास लड़ाकों का खात्मा, जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे और सुमित ने भी बताया। हालांकि इंडिगो के निशाने पर कौन कौन होगा, जाहिर सी बात है हमास के लड़ाके इनके टारगेट पर हैं, और हमास के वो समर्थक जो बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं आसपास के इलाके में। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दूं कि न्यूज पोर्टल अल अरबिया की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि इंडिगो एक साथ 2 मिशन पर काम करेगी, और पहला काम हमास के कैद से बंधकों को छुड़ाना होगा, दूसरा काम हमास के लड़ाकों का खात्मा तो होगा ही, लेकिन गाजा में आईडीएफ के ऑपरेशंस के साथ साथ इंडिगो के
भी अलग स्तर पर ऑपरेशंस चलेंगे। हालांकि इंडिगो में मोसाद के एजेंट्स को भी शामिल किए जाने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि इंडिगो का ऑपरेशन सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाजा से बाहर इंडिगो मिशंस को अंजाम दे सकती है। अब इंडिगो सिर्फ गाजा में नहीं रहेगी, लेकिन उसके खिलाफ ही सिर्फ ऑपरेशन नहीं होगा, और कहां पर इन ऑपरेशंस के जरिए ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण है गाजा के साथ साथ कतर और तुर्की। और कतर और तुर्की का नाम इसलिए आज इसमें लिया जा रहा है क्योंकि यह साफ हो चुका है कि कतर और तुर्की में बैठे हमास के लड़ाके और नेताओं का खात्मा भी इंडिगो के एजेंट्स के जरिए ही करवाया जाएगा। संजय भारद्वाज सर, ये स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए आज तुर्की का जिक्र करना बहुत जरूरी भी हो चुका है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये वो लड़ाके हैं जो 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम तो दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद आसपास के सारे इलाकों में फैले हुए हैं, और जाहिर सी बात है सिर्फ गाजा तक ही ये सीमित नहीं है। देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो इंडिगो के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ पे NSG और NIA ये दोनों का एक तरीके से मिश्रण है, और इसमें इंटेलिजेंस भी शामिल है और सुरक्षा का और जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं वो भी शामिल है। दूसरी बात, ये इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है कि ये जो हमास है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाकी देशों का और बाकी जो संगठन है, जैसे हुती है, आप ये कहिए, इसमें जैसे तुर्की का जो स्टेटमेंट्स आए, ईरान का स्टेटमेंट आए, कतर में इनका हमास का मुखिया बैठा हुआ है, IS है, हिजबुल्लाह है, तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा लंबा खींचने वाला एक लड़ाई है। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये देखिए कि इस्लामिक वर्ल्ड इस बात पे हमास के साथ में यूनाइटेड है, चाहे वो शिया हैं चाहे वो सुन्नी हैं। आप देखिए, तो मेरी आगे इसी को लेकर एक और स्पेशल रिपोर्ट है आपसे, मैं उसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन इस बीच बता दें एयर मार्शल राजेश कुमार सर भी हमारे साथ हैं, आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि ज्यादातर ठिकानों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीरें जारी कर ये साफ बता दिया गया है, दावा कर दिया गया है कि ज्यादातर ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और शुक्रवार से लेकर अब तक 2 आर्मर्ड और इन्फेंट्री ब्रिगेड गाजा में शामिल हो चुके हैं। कुल 20,000 इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में एंट्री कर चुके हैं। क्योंकि इजरायली सैनिक 20,000 की अपनी इस फोर्स के गाजा में होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमास की तरफ से भी वीडियो जारी कर दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो हमलों को अंजाम दे रहा है। एक लड़ाका देखिए, राइफल से फायर करता हुआ इसमें नजर आ रहा है। वीडियो कब का है ये नहीं साफ किया गया है, लेकिन इलाके में मौजूद ये लड़ाके लगातार फायर करते जा रहे हैं। और 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली सेना हमास के 11,000 टारगेट्स पर हमले कर चुकी है। गाजा में करीब 8,500 लोग इन हमलों में मारे गए हैं। और लंदन में फिलिस्तीन के पक्ष में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने एक रेलवे स्टेशन पर विरोध जताया। ट्रेन को कई घंटों के लिए यहां रोक दिया गया। जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, हमास की सुरंगों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और गाजा की सुरंगें IDF के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बनी हुई हैं। गाजा की सुरंगों का एक और वीडियो अब आपके सामने होगा। यहां देखिए, हमास की हाईटेक सुरंग का ये सबसे नया वीडियो है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हमास की ये सुरंगें हैं। हमला करके सुरंगों में भागते दिखे हमास के ये लड़ाके। बताया तो ये भी जा रहा है कि गाजा की सुरंगों का ये वीडियो रशिया टुडे के रिपोर्टर ने शूट किया है। हालांकि रशिया टुडे का कहना है कि ये वीडियो उनके रिपोर्टर ने शूट ही नहीं किया। ये बात तय है, वीडियो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से पहले का है, और जिस वक्त ये वीडियो शूट किया गया था उस वक्त इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला नहीं हुआ था। हालांकि गाजा की इन सुरंगों की 4 बड़ी बातें भी अब आपके सामने, क्योंकि एक एक करके हम इन सुरंगों की खास बातें आपको इसलिए बताते हैं, उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होती है कि आखिर क्यों हमास की ये सुरंगें सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इसमें ये 4 तस्वीरें, जहां देखिए हथियारों का ये जखीरा नजर आ रहा है। बताया जाता है कि हमास के पास करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है।
इसके अलावा हथियार, गोला बारूद का भंडार हमास के पास है। माना यह भी जा रहा है कि हमास ने अपने हथियार इन्हीं सुरंगों में सुरक्षित रखे हुए हैं और यही वजह है कि इन्हीं ठिकानों को देखते हुए इजरायल इन्हें टारगेट कर रहा है। गुफा की दूसरी खास बात यह है कि इसमें किसी पलटन को भी पनाह देने की खासियत है। जो गुफा आपके सामने है उसके अंदर हमास के करीब 2000 लड़ाके आ सकते हैं। पूरी गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर की तरह 100 सुरंगें बनाई जाती हैं। ऐसे में हमास लड़ाकों की संख्या का अनुमान भी लगाया जा सकता है। सुरंग की तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें से हमास लड़ाके अचानक निकलते हैं, सैन्य टुकड़ी पर वार करते हैं और महत्वपूर्ण यह भी है कि जितनी तेजी से हमास लड़ाके सुरंग से बाहर निकलकर वार करते हैं उतनी तेजी से सुरंगों के अंदर वापस पहुंचकर गायब भी हो जाते हैं। इजरायली सेना को पता भी नहीं चल पाता हमास लड़ाके कहां से आए, कहां गायब हुए। ये सुरंगें इजरायल के लिए यही वजह है कि सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन 4 तस्वीरों के आधार पर सुमित एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। ये सुरंगें, ये मैंने शुरू में भी जिक्र किया, 2014 के बाद ये नहीं पहुंच पाए थे इन तक। अब इन सुरंगों तक पहुंचने में किस हद तक कामयाबी मिल चुकी है? देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो इजराइल की फोर्सेस के सामने, क्योंकि ये हमास टनल है, यानी वो टनल्स हैं या फिर आप वो मेट्रो हैं जो इनको जिन तक पहुंच पाना ही सबसे मुश्किल है। अभी खास बात है कि आपने बताया कि किस तरीके से हमास ने इनको 2014 के बाद और ज़्यादा डेवलप किया, इनको और मॉडिफाई किया। इनके अंदर ना सिर्फ आप देखिए कि मोटे मोटे सीमेंट की दीवारों के साथ साथ इनमें जो पैसेज है उसमें इनकी मूवमेंट को लेकर इनके छोटे छोटे बंकर्स हैं और ऐसे हिडन ट्रैप्स हैं, एम्बुश हैं जिसका सामना करते हुए अगर इजरायली की फोर्सेज अंदर घुसी तो उनको बहुत बड़ी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा और ये बात हमास बहुत अच्छे से जानता है। और ये आपने हथियार और सुविधाओं की बात की, आपने कहा कैसे इन सुरंगों को मॉडिफाई किया जा चुका है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह के हथियार और सुविधाएं इन सुरंगों में मौजूद हैं। बताते हैं कैसे इजरायल ने हमास की सुरंगों को ध्वस्त करने का अब तोड़ भी निकाल लिया है, क्योंकि सुरंगों पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जहां हमने बताया था कि कैसे GBU-28 और GBU-72 से सुरंगों पर निशाना भी साधा गया है। हालांकि मजबूती के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल और कंट्रोल रूम और उपकरण जिस तरीके से हमेशा इसके टारगेट पर रहे हैं, ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है जिसमें ये देखिए कि सुरंगों को भी किस तरीके से तहस नहस करना है, कैसे वार करके उन जगहों तक पहुंचना है जहां से ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हथियारों के इसमें अलग अलग चैम्बर भी हैं, बिजली वेंटिलेशन के लिए जनरेटर्स भी हैं। सुरंग के सबसे निचले हिस्से में बंधक मौजूद हैं और ये दावा मनीष हम इतने दिनों से उस आधार पर भी करते हैं जहां आपने हमें ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई कि बंधकों को सुरंग में रखा हुआ है या नहीं, इसको लेकर भी अब अलग अलग स्पेक्युलेशंस लगने लगे हैं। लेकिन यह साफ हो चुका है कि सुरंगों के नजदीक पहुंचते हुए अब उन्हें खत्म करने की IDF जद्दोजहद भी कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमास के इन सुरंगों को, जो कि 60 मीटर 70 मीटर से अधिक गहरे हैं, अलग अलग तरह के, उन सुरंगों से हमास के लड़ाकों को कैसे बाहर निकाला जाए ताकि उसे फिर IDF के ट्रूप्स एलिमिनेट करें, क्योंकि अगर वो सुरंग में छिपकर हमला करेंगे तो वैसी स्थिति में IDF की ज़्यादा कैजुअलिटी होगी। तो उन्होंने इसके लिए अलग तरह के प्लान बनाया है। उनकी जो वहाँ पर इंटेलिजेंस वाली टीम मौजूद है वो सुरंगों के कहाँ कहाँ पर साफ्ट है, ताकि कहाँ कहाँ से वेंटिलेशन होता है वो सब इनपुट देती है। फिर जो ग्राउंड ट्रूप्स मौजूद है वो उन साफ्ट को ख़त्म करती है। कुल मिलाकर पर्पस ये है कि सुरंगों का वेंटिलेशन ख़त्म कर दिया जाए, सुरंगों में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, हालत ये बना दी जाए कि हमास को मजबूरी में बाहर निकलना पड़े और ताकि उसका आसानी से सफाई किया जा सके। ये आसान तो नहीं होगा क्योंकि सुरंगों का मायाजाल कई किलोमीटर लंबा है, लेकिन लगातार इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो IDF की टीम है वो आगे काम कर रही है। बड़ी बातें आपने कही हैं। युद्ध के इस हालात में सेफ रहे मनीष, जल्द आपके साथ वापस जुड़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यह साफ हो चुका है कि हवाई और जमीनी हमलों के बाद अब समंदर में भी जंग शुरू हो गई है और लाल सागर और भूमध्य सागर युद्ध का केंद्र बनता जा रहा है। एक मैप के जरिए आपको बताते हैं कौन कौन से देश इजरायल से टक्कर लेने पर आमादा नजर आ रहे हैं और कैसे मध्य पूर्व का यह संघर्ष एक महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। मैं चाहूंगी संजय सर अगर आप मुझे यहां ज्वाइन करें, क्योंकि जो बात उस वक्त आप कह रहे थे जब मैंने आपको रोका था वो इसी आधार पर समझनी जरूरी थी, इस मैप के साथ समझना जरूरी था कि किस तरीके से इजरायल का घेराव करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें खास तौर पर ईरान के साथ साथ अगर आप देखें तो तुर्की अब खुले तौर पर ये बयान सामने देता आ रहा है, जहां यमन नीचे की तरफ है और साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि लेबनान को देखते हुए भी ये खतरा इजरायल के लिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है कि पहले जो अरबियन वर्ल्ड में कंटेस्टेशन था, एक सुन्नी को लीड करता था, एक सिया को लीड करता था। सिया में ज़्यादातर ईरान के साथ जुड़े हुए देश थे और सऊदी अरबिया सुन्नी को लीड करता था। लेकिन जो इस कॉन्फ्लिक्ट में
हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखिए कि जो होती है वो सिया है, जो हिजबुल्लाह है वो सिया है, लेकिन हमास जो लड़ रहे हैं वो लड़ाके सब सुन्नी है, तो एक साथ है। दूसरी बात की आप ये बात मान के चलिए कि तुर्की जो है, तुर्की एर्दोगन जो है वो रेडिकल उतनी आइडियोलॉजी के माध्यम से सत्ता में आया है। वो दोबारा से, क्योंकि ये लीडरशिप का भी लड़ाई है कि कौन इस अरबियन वर्ल्ड को लीड करेगा, और जिस तरीके का जो एक क्लेम किया जा रहा है कि हमको संगठित होके, जो एर्दोगन क्लेम कर रहे हैं संगठित होके हमको इजराइल के खिलाफ लड़ना, बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप तुर्की अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि ईरान जो है, ईरान का सीधा फाइट है ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ में। लेकिन तुर्की में कुछ लोग जो वो वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं अभी भी, तो तुर्की में चैलेंज है एर्दोगन के लिए, लेकिन ईरान में कोई चैलेंज नहीं है। सऊदी अरबिया और बाकी जो वर्ल्ड है ये अभी न्यूट्रल है। जो बात आप कह रहे हैं उसको देखते हुए ही यमन जिस तरीके से इजराइल की तरफ टारगेट कर रहा है, 22 अक्टूबर की वो तारीख थी जब पहली बार इंटरसेप्ट यूएस की तरफ से की गई थी ये, और इसी के तहत ये सवाल भी किया गया था कि अगर हुती रेबल्स इस तरीके से डायरेक्ट इजराइल को अटैक करते हैं तो इसमें इजराइल बहुत निर्भर कर रहा है यूएस पर, क्योंकि बिना यूएस के सहयोग के वो खात्मा नहीं कर सकता है। एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, जो हुती है वो लगभग 30% पॉपुलेशन है यमन की, और वो बहुत डोमिनेंट फोर्स है यमन में, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज जरूर है, और इसीलिए अगली बड़ी खबर भी है कि हुती के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल ने अब उतारा है एरो एयर डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर सामने आई जहां हुती विद्रोहियों के हमले को कैसे नाकाम किया जाएगा, इस बारे में सुमित मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करते हुए ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि आखिर एरो किस तरीके से अब इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करेगा, और इजराइल लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए एक और किस रणनीति पर बढ़ते हुए यमन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्योंकि पहली बार इजराइल ने एरो एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर ये तस्वीरें भी जारी की हैं और लाल सागर से दागी गई मिसाइल को तबाह किया है। आपको हम बताते हैं एरो एयर डिफेंस सिस्टम कितना घातक है और ये ऑपरेट कैसे करता है, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइल का ये पता लगा सकता है, घातक वॉरहेड का पीछा करता है, मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। इसकी खास खूबियों के बारे में सुमित, इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल, इसकी रेंज करीबन 2400 किलोमीटर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एरो 3 यानी ये एडवांस वर्जन है। इससे पहले वाला एरो 2 जो था वो 1500 से 2000 किलोमीटर के लगभग की ऐसी मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को निष्क्रिय करता था। लेकिन अब ये इसलिए किया जा रहा है, आप मानिए, क्योंकि अभी लगातार इजराइल को ये डर है कि ना सिर्फ हूती बल्कि हिजबुल्लाह के पास कुछ ऐसी बड़े मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो वो इजराइल पर टारगेट कर सकता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि अमेरिका ने ऐसे ही एक डिस्ट्रॉयर्स ने एक ऐसी मिसाइल को निष्क्रिय किया था, लेकिन अब इजराइल ने अपने एरो 3 का इस्तेमाल किया है, जो इसकी एक्यूरेसी बताई जाती है कि 99% है, यानी आयरन डोम जो 90% है उससे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी 99% तक ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को या आईसीबीएम को निष्क्रिय कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे एक्सपर्ट्स का भी। लेकिन लगातार आ रहे इन खबरों के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर है जहां FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का ये बड़ा बयान सामने आया है और इजराइल हमास युद्ध से अमेरिका के लिए बढ़ते खतरे की बात कही जा रही है। आपको बता दें, कई आतंकवादी संगठनों ने पश्चिम पर हमले का आह्वान किया है। यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है।